खाने पीने का सामान है, ग्रोसरीज है, ये मैं आंकड़ा दिखा रहा हूँ, जरा ये ग्राफिक्स जरा मैं वॉल पर, मैंने जो आंकड़े हैं शरद जी, मैं बिल्कुल उस पर रिएक्शन चाहूंगा। कुछ जो आंकड़े हैं वो जरूर यहां पर दिखाना जरूरी है। अब तक 2023-24 का आंकड़ा मैंने निकाला है और ibef.org है, अब उस वेबसाइट पर ये आंकड़े उपलब्ध हैं। तो उन आंकड़ों के मुताबिक देखिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच क्या ट्रेड रिलेशन है, और उसके बाद शरद जी आपका जरूर एक्सपर्ट व्यू इस पर चाहूंगा। ग्राफिक दीजिए। बांग्लादेश अगर भारत सामान भेजना बंद कर दे तो क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भारत है और भारत बांग्लादेश के बीच 14 बिलियन डॉलर का व्यापार है। 14 बिलियन डॉलर का व्यापार, और इसमें 12 बिलियन डॉलर का जो सामान है भारत निर्यात करता है, यानी बांग्लादेश को भेजता है, और 2 बिलियन डॉलर का हम आयात करते हैं सिर्फ। इसमें सामान की लिस्ट भी बहुत ऐसी है, करीब करीब 6000 से भी ज़्यादा सामान है। उसमें प्रमुख सामानों की बात करें तो बांग्लादेश गेहूं, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली भारत से लेता है। ये प्रमुख चीज़ हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं। 2023-24 में बांग्लादेश को 6052 वस्तुओं का निर्यात किया गया, और वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश को निर्यात का आंकड़ा 12.20 अरब डॉलर, इतने का सामान वहां पर भेजा गया। 816 मिलियन डॉलर का तो पेट्रोलियम उत्पाद भेजा गया, सिर्फ 816 मिलियन डॉलर का। उसके अलावा 556 मिलियन डॉलर का अनाज, 531 मिलियन डॉलर का के सूती कपड़े भेजे गए। ये सामान अगर हम भेजना बंद कर दें, 430 मिलियन डॉलर के केमिकल्स, 1.02 अरब डॉलर के जो धागे होते हैं वो भेजे गए। और जबकि बांग्लादेश से हमने कितना मंगवाया, 2 अरब डॉलर के सिर्फ 1100 सामान मंगवाया। तो बांग्लादेश को बिजली भी हम बड़ा हिस्सा में देते हैं, एनटीपीसी का वहाँ पर हमने प्लांट लगाया हुआ है। अडानी ग्रुप भी बिजली सप्लाई करती है। बिजली बिल नहीं चुका पाने के कारण अभी अडानी ग्रुप ने अल्टीमेटम भी दिया था, जिसके बाद आधी कटौती भी कर दी गई बिजली सप्लाई में। तो ये आंकड़े हैं, 1320 मेगावाट का पावर प्लांट हमने लगा रखा है, एनटीपीसी ने लगा रखा है। तो हमारी बिजली, हमारे अनाज, और बांग्लादेश अगर आंख दिखा रहा है और वहाँ का जो मौलाना है वो धमकी दे रहा है तलवार से काटने का, तो खाली पेट तो धमकी नहीं दे रहा होगा, खा पी कर, तो वो अनाज यहीं का खाकर, तो हमारा अनाज खाकर जहर उगल रहा है। अब शरद कोहली जी, इन आंकड़ों के जरिए मैं ये समझना चाहूँगा कि बांग्लादेश तो ठप हो जाएगा अगर हम ये एक्शन ले, यही हमारी जीत हो जाएगी। सुमित, इसमें दो बातें हैं। जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल दुरुस्त हैं, और 14 बिलियन डॉलर के आसपास का बायलेटरल है, पर इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि जो मौलाना है या जो जिहादी मानसिकता है वो अर्थशास्त्र से कोसों दूर है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आम जनता अन्न खा पाए ना खा पाए, उनको कोई मतलब नहीं है आम जनता को उनके जरूरत की दवाइयां तक मिले या ना मिले, उनको इससे भी मतलब नहीं है। पहला बात। दूसरी बात बहुत जरूरी जो देखने वाली है, आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या वो भूखों मर जाएंगे, क्या उनका गुजारा नहीं चलेगा। इसका जवाब पार्टली ना है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि चाइना तैयार खड़ा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त चाइना तैयार खड़ा हो जाता है। जहां भी भारत के ऐसे संबंध होते हैं, ये जितनी भी आइटम की लंबी लिस्ट फेरिस्त है, चाइना के पास ये सारी चीजें मौजूद है, और चाइना फौरन आके वो चीजें उनको देना शुरू कर देगा। और मौलानाओं को मैं आपको ये भी बता दूं, इन जिहादियों को चाइना की कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बैकिंग भी रहती है। इनको मालूम है कि चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है कि कोई बात नहीं, अगर भारत नहीं करेगा हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, आपने जो अपना एजेंडा चलाना है आप चलाइए, आपने जो करना है वो करिए। तो मुझे लगता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अपार्ट फ्रॉम कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, इस सामान का एक्सपोर्ट बंद करे, रोके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पूरा का पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। जिन जिन देशों से बांग्लादेश डील करता है, चाइना के अलावा भी, उन देशों को जाके वहां की असलियत बतानी पड़ेगी, वहां हिंदुओं पर क्या। और भारत आज वो साख रखता है सुमित, भारत में आज वो दम है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मुहिम चला सकता है, अपने साथ देशों को खड़ा कर सकता है। तब जाके बांग्लादेश का गला घुटेगा। केवल भारत के एक्सपोर्ट रोकने से मुझे अंदेशा है इस बात का सुमित कि चाइना इसकी भरपाई शीघ्र अतिशीघ्र कर देगा, जिससे भारत को वो ये जतलाएगा आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत को इन दोनों स्तरों पर काम एक साथ करना पड़ेगा, तभी इसका हल सुमित निकल कर आएगा। तो इसका मतलब फिर बात घूम कर आ गई वही डिप्लोमेसी। तो संजीव श्रीवास्तव जी, तब तो फिलहाल
हम इकोनॉमिक जो ब्लॉकेज है वो नहीं कर सकते हैं, उसका खतरा है कि चीन के पास बांग्लादेश चला जाएगा, और चीन अगर इस एरिया में एक्सेस ले लेता है तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर, और बांग्लादेश की किसी ज़मीन पर जिस तरह की विस्तारवादी नीति चीन की रही है, तो फिर हम मुहिम जो चलाएं या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं, दूसरे देशों में जाएं और ये मुहिम चलाएं, तो इस मुहिम का असर मुझे लगता है कि ऑलरेडी है। अमेरिकी संसद में ये मसला उठ रहा है, ब्रिटेन की संसद में मसला उठा है, और तुलसी गबार्ड जैसी हिंदूवादी लीडर, मैं कहूँगा बिल्कुल हिंदूवादी लीडर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में यूएस इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनने जा रही हैं। तो इसका मतलब कि 20 जनवरी से तस्वीरें अपने आप बदल जाएगी। जी जी, देखिए बिल्कुल मैं शरद कोहली जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी बातों को इंडोर्स करता हूँ कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स को, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को भी बनाए रखना होगा, और एट द सेम टाइम जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, भारत है, अमेरिका है, अन्य राष्ट्र हैं, वो सभी मिल करके इस बात का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाए कि वो सरकार अपना दायित्व ठीक तरीके से निभाए, वहां पर हिंदू कम्युनिटी की रक्षा जो है सुनिश्चित करे, कानून का शासन स्थापित करे, और जल्द से जल्द चुनाव वहां पे कराए जाए। और बांग्लादेश में जो वहां के समाज के साथ जो भारत का जो एंगेजमेंट है, वहां की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वर्तमान समय की या भविष्य में भी अगर कोई आती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार उनके साथ एंगेजमेंट्स बनाए रखेगी। अभी भी आप देखिए तो बांग्लादेश में हाल के समय में जो इतना उथल पुथल हुई, उसके बावजूद भी हमारे जो हाई कमीशन बांग्लादेश में ढाका में जो मौजूद अधिकारी हैं, वो लगातार इस अंतरिम सरकार के साथ भी संपर्क में रहे हैं, और जाहिर है कि हमने शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री को अपने देश में शरण भी दी है। भारत का बांग्लादेश में एक बहुत ही हाई स्टेक है, और एक भारत के ही वजह से बांग्लादेश जैसा ये राष्ट्र अस्तित्व में आया था। और एक बात मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अवश्य यहाँ पे कहूंगा कि जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है बांग्लादेश के विषय को लेकर के, जो भारत के जो संवाद हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए कि भारत बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ है, न कि भारत बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ है। और भारत जाहिर है कि बांग्लादेश में सारे जो लोग हैं कट्टरपंथी नहीं है। बांग्लादेश में जो अवामी लीग की जो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो कैडर्स हैं, जाहिर है कि आज वो भी इन कट्टरपंथियों से प्रताड़ित हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अलावा जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, वो भी हमलों का शिकार हो रहे हैं। तो जाहिर है कि बांग्लादेश की ये जो कट्टरपंथी हैं, या वहां की जो ये गैर निर्वाचित जो सरकार जो कि बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो पूरे बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और बांग्लादेश में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, तब तक वहां की सरकार को एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता, और वहां पर चुनाव कराया जाना बेहद आवश्यक है। लेकिन चुनाव तो तब होगा जब अवामी लीग पार्टी को, तो मेरा इसका मतलब यहाँ पर ये जो बीएनपी है, खालिदा जिया कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं, मोहम्मद यूनुस तो मोहरा है। निसंदेह खालिदा जिया की शह है, खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, उसकी भी पूरी इस पूरे घटनाक्रमों में एक शह रही है। बीएनपी का जमाते इस्लामी बांग्लादेश से गहरा संपर्क रहा है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का एक जो मंत्री, जो ये सरकार, ये जो संगठन है कट्टरपंथी संगठन, ये बीएनपी सरकार में भी शामिल रहा, और बीएनपी के अनेक अन्य जो कट्टरवादी तत्वों के साथ संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, शेख हसीना को अपदस्थ किया जाना, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर देना, उसके पीछे बीएनपी की भी एक शह रही है, उसकी भी संलग्नता रही है, और कट्टरपंथियों के सामने